नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग यानी कि उनकी राजधानी के अंदर इस समय G20 की बैठक चल रही है। आज से ही शुरू हुई है और प्रधानमंत्री जी वहाँ बड़े स्पेशल इन्वाइटी की तरह गए हैं और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे वहाँ पर खूब डांस उन्स ये सब उनको दिखाया गया। इसके अतिरिक्त एस जयशंकर भी वहीं पर हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी गए और उस हॉल के अंदर घुसे तो उस समय उनका वार्म वेलकम किया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने उनको गले लगाया। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से लूला डिसिल्वा, क्योंकि लूला डिसिल्वा इस समय ट्रंप से दो हाथ किए हुए हैं और सीधे बयान कर रहे हैं। और लूला डिसिल्वा इस समय ये कह रहे हैं कि ब्राज़ील, चूँकि ब्राज़ील एक बड़ी समस्या है यूएस के लिए, हाँ, और ब्राज़ील जो है भारत का अगर कोई ट्विन कंट्री माना जाता है, हालांकि ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है, हमसे 3 गुना ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है, लेकिन ब्राज़ील ये माना जाता है कि भारत और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था एक सी है, भारत और ब्राज़ील की बाकी सिमिलैरिटीज़ हैं, भारत और ब्राज़ील एक से हैं। इसलिए ब्राज़ील चूँकि अमेरिका के अंदर है और अमेरिका में साउथ अमेरिका को, यानी कि जो नीचे का कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट को कोई जगह देना नहीं चाहता। ख़ास तौर से अमेरिका कभी नहीं चाहता कि साउथ अमेरिका किसी तरह से इंटरनेशनल पर्सनालिटी बने। साउथ अमेरिका के अंदर हम सब जानते हैं कि ब्राज़ील एक बड़ा इशू है यूएस के लिए। अब ये जो यूएस के लिए इशू है, इसमें इस बार डोनाल्ड ट्रंप गए नहीं हैं। और मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप गए क्यों नहीं, ये जानने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि मैं लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए और उन्होंने ये टैरिफ का गेम खेलना शुरू किया, तब से लगातार इस बात को मैं कहता आया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को बचा रहे हैं। यूएस के पास इस समय पैसे नहीं हैं और यूएस किसी की मदद करने की सिचुएशन में नहीं। क्या क्या होता था हम सब जानते हैं कि यूएस अपनी सब्सिडरी ट्रीटियां किया करता था, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्रिटेन ने हमारे साथ सब्सिडरी ट्रीटियां की थी। यानी कि उस समय जिस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार होती थी या ब्रिटिश इंडिया बैठा हुआ था, वो भी हमारे साथ, हमारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ सब्सिडरी ट्रीटियां करा करते थे। सब्सिडरी ट्रीटियां होती हैं कि हम आपको सस्ता सामान देंगे, हम आपको डिफेंस देंगे, हम आपकी सिक्योरिटी देखेंगे, हम आपको सस्ता करेंगे और सब्सिडी देंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो सब्सिडी पे डिपेंड होते जाते थे, वैसे वैसे वो उन पर हावी होते चले जाते थे और धीरे से स्टेज यहाँ तक आ गई कि वहाँ उन प्रिंसली स्टेट्स के पास, जिन प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी सेनाएं खत्म हो गई और वो इन पर डिपेंड हो गए, वो इन पर डिपेंड होते चले गए, सेना उनकी बैठती चली गई। और सेना जैसे जैसे उनकी बैठी, जैसे ही सेना बैठी, सेना के बैठने के बाद मजे की बात यह है कि सेना के बैठने के बाद उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट तुम कौन, आप कौन हैं। वैसे यूएस ने भी संसार भर में अपनी सब्सिडरी ट्रीटियां कर रखी थी और उन सब्सिडरी ट्रीटियों में यूएस का खजाना जाता था। बाद में जब डिफेंस उनके साथ आ गई, वो तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, यूएसए जो 37 स्टेट्स उनके साथ आकर मिले, आज की तारीख में 50 हैं, 13 ओरिजिनल, और बाद में धीरे धीरे सब्सिडी ट्रीटियां कर करके उन्होंने 37 और को मिलाया और कुल मिलाकर 50 हो गए। उन 37 देशों में आज भी उनका संविधान है, आज भी उनका उनकी सुप्रीम कोर्ट है, आज भी लोकल लॉज उनके पास हैं। केवल 3 विषय, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये प्रेसिडेंट के पास रहते हैं। अब ये जो प्रेसिडेंट के पास, जिसके पास डिफेंस है भाई, वो तो करता है। साउदर्न अमेरिका लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन साउदर्न अमेरिका मतलब साउथ यूएसए लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि सेना जो है वो तो केंद्र के पास है और केंद्र के पास सेना होना, ये इसको वैसे ही समझना चाहिए जैसे यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन भी आज की तारीख में अगर उसको ये 3 विषय दे दिए जाएं, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, तो वो यूएसए नया बन जाएगा। इसीलिए ब्रेग्जिट भी यूएस ने ही करवाया था। ब्रेग्जिट यूएस ने करवाया था ताकि ब्रिटेन के बगैर नहीं माना जा सकता कि यूरोपियन यूनियन कंप्लीट है। ब्रिटेन को बाहर करवा लिया, अब यूरोपियन यूनियन इनकम्प्लीट है, तो फिर वो ऐसा ना हो, वो फाइनली यूरो उन्होंने बना ही लिया, मतलब फाइनली उन्होंने कॉमन करेंसी बना ही ली है। केवल डिफेंस ही तो देना है, फॉरेन अफेयर्स देना है। फॉरेन अफेयर्स के मामले में, इकोनॉमिक मामलों में यूरोपियन यूनियन लगातार करता है। खैर, मैं उस विषय से, वो थोड़ा समझाने की बात थी जो मुझे लगता है कि मैंने उसको बोल दिया, एक्स्ट्रा हो गया। खैर, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया।
अमेरिका ने, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने G20 का बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया? क्योंकि ये जो सब्सिडरी का खेल है ना, वो सबसे ज़्यादा अपेक्षा अमेरिका से की जाती है। यूएनओ में भी अमेरिका का ही सबसे बड़ा योगदान है, और उसके अलावा उसके बाद जापान का है। और ये G20 संगठन, जो कि विश्व का सबसे स्ट्रांग संगठन माना जाता है, इसमें भी जब विषय रखे जाते हैं तो वो सबसे पहला काम, जो विषय आजकल मोदी जी के जाने के बाद या लूला डे सिल्वा के घुसने के बाद जो विषय रखे जा रहे हैं वो ये हैं कि वे अफ्रीका के कंट्री, और चूंकि ये अफ्रीका में ही हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अफ्रीकन यूनियन अभी पिछले मोदी जी नहीं, जब भारत में G20 हुआ था तभी हमने उनको स्थान दिया था, तभी उनको मेंबर बनाया था। तो अफ्रीकन कंट्री जो कि पिछड़े हुए कंट्री हैं, या फिर साउदर्न अमेरिका जो कि लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, वो पिछड़े हुए कंट्री है। भारत या एशिया में जो पिछड़े हुए कंट्री है, उनको सब्सिडी, इन्वायरमेंट की सब्सिडी और बाकी सब्सिडी का नंबर आ जाएगा, और उसमें यूएस को सबसे बड़ा योगदान करना पड़ेगा। यूएस इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को कुछ कर सके। यूएस के अंदर महंगाई ने वो आसमान तोड़ा है कि पिछले 100 वर्ष में यूएस के अंदर इतनी अफरा तफरी कभी नहीं। उसी का परिणाम था कि मामदानी जीत कर आया, और मामदानी वैसे भी जीत कर आया, न्यूयॉर्क वैसे भी डेमोक्रेट्स का था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध सही से है, इसलिए और ज़्यादा थोड़ा कौतूहलता लोगों में बनती है। लेकिन यूएस इस समय क्या करे, कौन सी दुनिया में जाए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बस्ट होने का मतलब, हालांकि लोग 20 साल से कह रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी बस्ट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है, वो उसको बचाने के लिए जो भी कर रहे हैं, हाथ पैर फैला रहे हैं। इसलिए यूएस इस स्थिति में नहीं है कि वो G20 को एफर्ट कर सके, या G20 के मामले में यूएस से सब्सिडी दे सके, चूंकि एक अपेक्षा की जाएगी, इसलिए उसने सीधा बाइकआउट कर दिया। दूसरी बात यह भी है कि लूला डे सिल्वा सीधी तलवार खींच चुके हैं, मोदी जी सीधी तलवार खींच चुके हैं, और संसार के बहुत सारे कंट्री सीधी तलवार खींच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति होगी कि डोनाल्ड ट्रंप आंख मिलाकर बात करेंगे, आंख झुकाकर बात करेंगे, या फिर कंट्री उनके लिए क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप बाइकआउट ही कर गए। तो दो कारण, एक तो अपनी इकोनॉमी उनकी समस्या है, दूसरी समस्या ये आंख मिलाने वाली बात है, यूएस बाइकआउट कर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि G20 में भारत गया है, मोदी जी गए हैं, और मोदी जी गए हैं जो G20 का एक सफल आयोजन करवा कर गए थे, अफ्रीका को उसमें डाल के गए थे, और अपनी थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक जमीन, एक अर्थ, एक इकोनॉमी, एक सेहत, सब कुछ एक है, मतलब धरती पर सब एक है। ये थीम वैसी है जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर हम मानकर चलते हैं वसुधैव कुटुंबकम को, कि पूरा वसुधा जो है, वसुधा हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरी वसुधा जो है वो हमारी अपनी है, और वसुधा के हम पक्के वाले हैं, मतलब हम सब एक रहेंगे और इनमें विरोध नहीं होना चाहिए। ये पूजनी मोहन भागवत जी के बयान में भी आया, जब उन्होंने कहा था कि आप याद करिए कि रज्जू भैया ये कहा करते थे कि संघ को केवल भारतमुख नहीं विश्वमुख भी होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू जाति जो है वो अगर सही से चलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा तो आक्रांता वर्ग है, उसको भी सभ्य करना। इसीलिए विश्वगुरु की बात कही जाती है कि विश्वगुरु के नाते हम उनको वो कर सकते हैं। कल भी मोहन जी ने ये कहा है, पूजनी सरसंघ ने कहा कि हिंदू के बगैर विश्व ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो हैं जो विश्व को एक कर सकते हैं, हम वसुधा को एक कर सकते हैं। यही थीम लेकर मोदी जी वहां पर गए हैं, हालांकि उनका बड़ा वार्म वेलकम हुआ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू इस समय, उधर मोदी जी गए हैं, इधर राजनाथ जी ने लखनऊ में एक समिट में ये बात कह दी। राजनाथ जी ने कहा कि अब यूएनओ को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता है, हमें नया यूएनओ चाहिए। जब यूएनओ बना था जिस समय, उस समय छोटी सी आबादी थी, थोड़े कंट्री थे, और विश्व भी छोटा था। आज की तारीख में यूएनओ के बनने के बाद अब जो समय आ गया है 1945 से लेकर 2025, आप सोचिए 1945 से 2025 80 वर्ष का हो गया है यूएनओ, और 80 वर्ष में संसार इधर का उधर हो गया, लेकिन यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उन्होंने साथ में कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये है, नए यूएनओ से मतलब ये है कि इसी यूएनओ में रिफॉर्म की आवश्यकता है जो नए सिरे से काम करे, ग्लोबल रिक्वायरमेंट। यानी कि जो राजनाथ जी यहां पर कह रहे हैं वही कहने के लिए मोदी जी वहां पर गए हैं, और आईबीएसए की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि आईबीएसए की बैठक में ऐसा कहा जाएगा। अब आईबीएसए की जो बैठक होती, छठी बैठक, ये G20 के साइड में मोदी जी करने वाले हैं। आईबीएसए की मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इनको मिलाकर आप देखो, इनकी गणित समझिए। साउथ अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहां से कोई कंट्री यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है।
दूसरी बात, अफ्रीका से कोई मेंबर नहीं है। इधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आके 2 ही 3 देश हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इधर भारत विश्व की सबसे तेज काम करने वाली इकोनॉमी है। दूसरा, विश्व की 20% के लगभग आबादी हमारे पास है, और विश्व को मार्गदर्शन करने वाले लोग भारत में ही पाए जाते हैं। आज पूरे विश्व की जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो हमारे वेदों से ही निकाल कर रही है। जो वो रिसर्चें कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन वही चीज़ें जो हजारों वर्ष पहले भारत में लिखी गई, वो चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं। चाहे वो हवाई जहाज की बात करें, दूसरे ग्रहों की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, या फिर पृथ्वी की अपने अंदर की खोजों की बात करें। कुल मिलाकर मोदी जी IBSA की बैठक में रिफॉर्म की बात करने वाले हैं। और ये तीनों कंट्री वो कंट्री हैं जिनको दुर्भाग्य हमारा था कि नेहरू जी ने उस समय जब ऑफर आया हमारे पास, जब USA ने कहा कि भाई अमेरिका ये चाइना को कब्जा कर चुके हैं कम्युनिस्ट, अब कम्युनिस्टों के कब्जे के बाद चाइना जो नेशनलिस्ट चाइना है उसकी जगह पर एक पार्टनर चाहिए एशिया से, और वो पार्टनर भारत हो सकता है। भारत को ऑफर दिया, तब हमारे नेहरू जी ने ये कहा नहीं वो बड़े भाई हैं, आप हमारे उनके बीच में लड़ाना चाहते हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे, वही मेंबर बने रहें, कम्युनिस्टों को ही दे दो। ये कम्युनिस्ट जो आज चाइना हमारे हमारे खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर रहा है, ये नेहरू जी की देन है कि चाइना को ये पावर गई। अन्यथा कम्युनिस्ट चाइना, जिस समय कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, लंबे समय तक, मैं समझता हूं लगभग 12-13 वर्षों तक नेशनलिस्ट चाइना ही, जिसको आज आप फॉर्मोसा में जो सरकार स्टैब्लिश हुई, जिसको ताइवान कहते हैं, ताइवान ही नेशनलिस्ट चाइना हुआ करता था, उसके पासपोर्ट पे चाइना लिखा होता था। लेकिन बाद में नेहरू जी की कृपा ऐसी हो गई, उनकी मृत्यु के बाद फिर सिनेरियो बदलता चला गया। भारत को ऑफर आया, भारत ने स्वीकार नहीं किया। आज हम चाहते हैं कि भारत, चूंकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, चूंकि विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली आबादी है, बढ़ने वाला देश है, ग्रोथ पूरे विश्व के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और भारत इसमें बढ़ चढ़कर ग्लोबल पीस में भाग ले रहा है। चाहे पीस मिशंस की बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे किसी की मदद की बात करें, चाहे संबंधों की बात करें, इवन इस्लामिक कंट्री भी। अब इनमें यह भी आता है कि यूएनओ का एक इस्लामिक कंट्री भी मेंबर होना चाहिए। हालांकि IBSA के तहत भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये जेन्युइन कैंडिडेट बनते हैं। इन विषयों पर चर्चा होने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परमानेंट मेंबर की जो वहाँ पर इस समय गुटरस बैठे हुए हैं, उससे पहले भी आपको याद होगा कोफी अन्नान ने यही बात करी थी, बान की मून ने इस बात को कहा था, कोफी अन्नान ने तो बहुत प्रयास भी किया था। दुर्भाग्य हमारा ये था कि 2004 से लेकर 2014 तक हमारे पास जो सरकार बैठी उसने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने फिर संसार में फिजा बनानी शुरू की, संसार को मिलना शुरू किया, संसार को कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया। और अब इस समय पोजीशन मोदी जी की ऐसी है, या भारत की ऐसी है, कि पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। ऐसी परिस्थितियों में IBSA का मान लेना या IBSA का फॉरवर्ड होना, और पूरे विश्व को, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो भी हमारा पक्ष लेती है। चाइना छोड़कर बाकी परमानेंट मेंबर भी हमारा पक्ष लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं है कि वो किस मूड में बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, लेकिन ये बात तय है कि ये समिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये भी बात है कि आगे कैरी फॉरवर्ड करने, देखने की आवश्यकता है कि मोदी जी आखिर इसमें क्या करने वाले हैं। IBSA की बैठक की ज़रूर अपडेट दूंगा, और बाकी का भी दूंगा, क्योंकि मोदी जी अपनी थीम वसुधैव कुटुंबकम की थीम लेकर इस वाले कार्यक्रम में भी गए, और उनका बयान भी आया। हालांकि उन्होंने जब ब्राज़ील में पिछले साल बैठक हुई थी तब भी यही बात दोहराई थी। और इसके अतिरिक्त हम सब जानते ही हैं कि मोदी जी ग्लोबल व्यक्ति हैं, और इस समय भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।